तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। द चैप्टर नंबर 7, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है। सो इससे पहले हम अपने सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। ठीक है, मतलब बायोलॉजी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो एक बार उनको रीड आउट ज़रूर कर लें। ठीक है। तो आज हमारे नए चैप्टर हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ऑर्गेनिज्म का मीनिंग जानते हैं। यूनिसेलुलर की भी बात करेंगे, आज हम मल्टीसेलुलर की भी बात करेंगे। और जैसा कि हमारा बायोलॉजी में चैप्टर्स के सिनेरियो चल रहे हैं कि पहले हम प्लांट्स की बात करते हैं, फिर जैसे कि अगर हमने डाइजेस्टिव या फिर आप लोकोमोशन है ना, तो पहले आप प्लांट से कंपेयर करते हैं, दैन यू विल बी एनिमल के। पहले हम प्लांट के सिस्टम को समझ लेते हैं कि उसमें किस टाइप से कोऑर्डिनेशन का सिस्टम हो रहा है, फिर हम ह्यूमन से करते हैं इसी टाइप से। जैसे कि ये वाला टॉपिक है, इस वाले टॉपिक में भी सेम सिनेरियो चलेगा। पहले हम प्लांट्स में देखेंगे, फिर मल्टीसेलुलर यानी कि एनिमल्स में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये है, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है ना, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ओके, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल। ठीक है, जो बहुत सारी प्रोसेस हमने पढ़ी थी, जैसे कि रेस्पिरेशन वाली पढ़ी थी, एक्सक्रीशन वाली पढ़ी थी। जो ये वाली प्रोसेस है ना, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्रिएट टू मोर इंडिविजुअल, इसमें लॉट ऑफ एनर्जी स्पेंड इन दिस द प्रोसेस। ओके, so why should an individual organism waste time on this process? It is don't need to stay alive. Why it is की मतलब सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा चैप्टर का नेम है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे कि हमने पढ़ा ये वेस्ट करता है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी, सो वाई वी इन्वेस्ट दीज एनर्जी इन दिस प्रोसेस. So answer to this question, it is obviously that we have noticed organism because they reproduce, and if there were to be one and non reproduced member of a particular kind, it doubtful. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसी क्लास में इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहले कुछ छोटी सी बेसिक सी बात बता देते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा सेल होती है और सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाएगी, है ना, बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, आपके राइबोसोम्स हो गए, है ना। तो प्लांट और एनिमल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑर्गेनल्स में, वो पाए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, सेल होती है, एक सेल दूसरी सेल के साथ मिलके एक सेल का ग्रुप बनाती है, ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ये बात भी क्लियर होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इस प्रोसेस को बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कॉपी ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन, है ना, कि किसके पास ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है कि जैसे मान लीजिए प्लांट है, इसका जैसे मान लीजिए रोज़ है, रोज़ का फ्लावर है ना, तो जो उस बाद में जो ये रोज़ का प्लांट है, जैसे मान ली हमने इसको फिर से ग्रो किया, तो इससे भी जो रोज़ का प्लांट होगा वो रेड ही क्यों होगा। ये वाली इन्फॉर्मेशन किसके पास है कि किस कलर का, किस डिज़ाइन का, किस साइज़ का होना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लर्न करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। ओके, क्रोमोसोम क्या होता है बताती हूँ। देखो डीएनए जो होता है ना, डीएनए ऐसे होता है, डीएनए ऐसा होगा। डीएनए बहुत मतलब वैसे तो मीटर्स में होता है डीएनए, और बहुत ही छोटे से स्पेस में, आप खुद ही देख लीजिए सेल कितनी छोटी है ना, और खुद सेल इतनी छोटी, उसके अंदर डीएनए इतना बड़ा, तो कितना ज़्यादा कंडेंस होके ये इस सेल के न्यूक्लियस में आता होगा। तो ये कंडेंस हो जाता है, ठीक है। ये कंडेंस होके क्या बना लेता है, क्रोमोसोम। क्या बनाता है, क्रोमोसोम। ये समझ में आया, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। और डीएनए कहाँ पे होता है, आपके न्यूक्लियस में। इतना समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम होते हैं जो कि न्यूक्लियस में होता है। सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, तो इस पर पहले तो मैं इसको पहले इसको अंडरलाइन कर लो। देखो क्या है, ये वाली क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में, जिसके पास इंफॉर्मेशन ऑफ की आपकी इनहेरिटेंस फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। जो ठीक है, अब इसका मीनिंग समझते। देखो जो डीएनए हो, जो क्रोमोसोम होता है, इसके पास ही ये इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इनके पास ही इंफॉर्मेशन होती है कि जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनकी हाइट क्या होनी है, उनकी आइज़ का कलर क्या होना है, उनका हैंड कैसा होना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, आपके डीएनए के पास। किसके पास, डीएनए के पास। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो डीएनए होता है सेल न्यूक्लियस में इंफॉर्मेशन होती है इसके पास, सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। देखो ये वाला टॉपिक अच्छे से कवर करना। देखो डीएनए के पास होते हैं न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए कंडेंस रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। लेकिन जब इसको कोई चीज़ को शो करना है ना, तो वो किस फॉर्म में शो करता है, प्रोटीन बनाकर। किसको क्या बनाकर, प्रोटीन। ये प्रोसेस है जो कि हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वगैरह होता है कि डीएनए से प्रोटीन बनता है ना, ये सब बातें, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, अगर डीएनए को ये बताना है कि इस तरह का आइज़ का कलर होगा, इस तरह का हेयर्स का कलर होगा, वो किस फॉर्म में बनाएगा, वो प्रोटीन बनाकर बनाएगा, प्रोटीन, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। अगर ये इन्फॉर्मेशन चेंज होगी तो फिर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप खुद ये इन्फॉर्मेशन डिसाइड करते हो, ये इन्फॉर्मेशन पहले ही डिसाइड होती है। पर्टिकुलर आइज़ ऐसा होगा, फ्लावर का कलर ऐसा होगा, ये सब पहले से पहले ही डीएनए के अंदर स्टोर होती है। जैसे कि डिफरेंट प्रोटीन है तो डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन होते हैं। द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्रिएटिंग ऑफ डीएनए कॉपी। देखिए जो डीएनए क्रिएट करना, डीएनए की कॉपी को, यही बेसिक मीनिंग होता है रिप्रोडक्शन का। सेल है, सेल में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस, जिसकी वजह से वो कॉपी बना लेता है डीएनए की, ठीक है ना। और दिस क्रिएट टू कॉपी ऑफ डीएनए, रिप्रोड्यूस सेल एंड देन विल नीड टू बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। देखिए इसका क्या, जैसे मान लीजिए ये आपका डीएनए है, इसको पहले रफ करते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। ये आपका डीएनए है, तो ये डीएनए क्या करेगा, इसकी डीएनए की कॉपी हो जाएगी, ठीक है। वो प्रोसेस होता है, वो अभी हमें प्रोसेस अभी नहीं पढ़ना है, पर आप देख लीजिए बस कि इस डीएनए की क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। और ये डीएनए की कॉपी कहाँ पे होगी, सेल के अंदर, ठीक है। ये सेल के, एक ही सेल के अंदर बात कर रहे हैं अभी हम। फिर से मैं बताती हूँ, ये आपका डीएनए, ठीक है, ये सेल है, ये भी सेल है। इस डीएनए की
कॉपी हो गई। इस डीएनए की कॉपी होने के बाद आपकी जो ये सेल है ये सेपरेट हो गई। 2 सेल 2 डिफरेंट डीएनए फिर आगे ग्रो करेंगे। समझ आई बात? ठीक है, ठीक है। अब देखो, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी होती है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। जो 1 कॉपी ऑफ डीएनए एक ओरिजिनल सेल से होती है, 2 1 आउट नॉट वर्किंग, ठीक है। डीएनए कॉपी, डीएनए का जो कॉपी होता है एडिशनल सेलुलर एपरेटस एंड देन डीएनए कॉपी सेपरेट होता है। फिर ये डीएनए सेपरेट, इसकी भी माइटोसिस म्यूसिस प्रोसेस होती हैं, ठीक है। वो अभी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। सिर्फ वो बेसिक जो मीनिंग है ना वो इस हेडिंग से अच्छे से समझ जाओ। सबका अपना सेलुलर एपरेटस होता है, सेल डिवाइड करती है और 2 सेल फॉर्म करती हैं। ये 2 सेल आगे जाके ग्रो करेगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये 2 सेल आगे जाके ग्रो करेगी। ये जो 2 सेल हैं ये एक मतलब एब्सोल्युटली आइडेंटिकल तो होंगी, है ना। आइडेंटिकल होंगी या नहीं होगी, इसका जो आंसर है वो डिपेंड करता है आपके कोपिंग के मैकेनिज्म पे। डिपेंड हाउ टू एक्यूरेटली कोपिंग रिएक्शन इट इनो, कि ये जो दोनों आपने बनाए हैं ये बिल्कुल सेम इसी की तरह होंगी। ये डिपेंड करता है आपके कोपिंग के मैकेनिज्म पे। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट मैकेनिज्म होगा डीएनए को कॉपी करने का, ठीक है। ये हम बायोटेक्नोलॉजी इन सब में जो हमारे चैप्टर्स होते हैं उसमें पढ़ते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए का प्रोटीन में बनना, ट्रांसलेशन, है ना। इस टाइप के प्रोसेस हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अभी तो आप समझ लीजिए बेसिक क्या होता है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए वैसे तो मीटर्स में लंबा होता है, 2.2 मीटर शायद, अगर एक बार चेक कर लेना 2.2 मीटर होता है, ठीक है ना। उसको आपको एक माइक्रो मतलब सेल तो आपको दिखती भी नहीं है ना, नेक्ड आई से तो दिखेगी भी नहीं। इतनी छोटी सेल के न्यूक्लियस में एडजस्ट करना तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा कंडेंस होना पड़ेगा। कंडेंस का मतलब क्या है, जैसे अगर आपने ये एक धागा ले लिया, ठीक है, जैसे हमारे घर पे रील के धागे होते हैं, उनको छोटा 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 करके छोटा छोटा करके एक कंडेंस स्पेस में रखना। इसी टाइप की चीज़ें हमने पढ़ी थी अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यही चीज़ हुई थी, है ना। कंडेंस होता है और इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, है ना। लेकिन डीएनए के पास ही ये इन्फॉर्मेशन होती है कि किस टाइप का ऑफ स्प्रिंग बनाना है या किस टाइप की उसकी आइज़ होगी, हाइट वगैरह सब कुछ इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। आगे पढ़ते हैं। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू द प्रोसेस कॉपिंग ऑफ डीएनए सम वेरिएशन ईच टाइम। कुछ वेरिएशन तो आ जाती है डीएनए को कॉपी करते हुए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। हाँ, डीएनए जो है वो लगता तो बिल्कुल सिमिलर है बट थोड़ा सा बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता, ओरिजिनल की तरह बिल्कुल कॉपी नहीं होता है, ठीक है। सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट टू बी ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर एपरेटस इट इज़ इनहेरिटेड। कभी कभी तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। सो अ न्यू बोर्न सेल इज सिमिलरली डाई, तो क्या हो जाएगा, वो डाई। ऑन द अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपी दैट कुड नॉट लीड टू सम ड्रास्टिक आउटकम। सर्वाइविंग जो सेल है सिमिलर टू बट सडन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ ही जाते हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। ये जो डिफरेंस आते हैं इनको बोलते हैं वेरिएशंस। क्या बोलोगे, वेरिएशंस। और जो है हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, वेरिएशंस वाला चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमें वेरिएशंस की क्यों इम्पोर्टेंस है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। जो पॉपुलेशन है ऑर्गेनिज्म की वेल डिफाइंड प्लेस एंड द नाइक इन द इकोसिस्टम, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, सबके पास है ये एबिलिटी। लेकिन देखें ये हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। जो ऑफ स्प्रिंग है वो चेंज भी हो सकता है,
control of the organism. Temperature on earth can down or on water level. They could be meteorite hits. To think of a few examples. If a population reproduce organism suitable on a particular night, and if night were drastic, then the population will be one. ये काफ़ी, अब देखो ये वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो हमने यहाँ पे एक प्लेट ली, इस प्लेट के अंदर हमने बहुत सारे बैक्टीरियाज को ग्रो किया, ठीक है, बैक्टीरिया को हमने ग्रो किया। धीरे धीरे क्या हुआ आपको ये तो पता होगा ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो बैक्टीरिया फिनिश होने लगते हैं, है ना। हमने यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा दिया। यहाँ पे बैक्टीरिया पहले रिप्रोड्यूस हो रहे थे और 1 के 4, 4 के 8, 8 के इस टाइप से ग्रो कर रहे थे काफ़ी लार्ज नंबर में। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ बैक्टीरियाज का जो नंबर था वो कम हो गया। जो बैक्टीरिया हैं उसका नंबर क्या कम होगा, क्यों? क्योंकि सब ना कॉपी थी, मतलब एक की कॉपी एक, एक की कॉपी एक। लेकिन जिन बैक्टीरिया में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आ गई टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, है ना, टेम्परेचर है ना, वेरिएशन आ गई, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया तो बच जाएंगे, ठीक है, वो तो बैक्टीरिया सरवाइव कर गए। लेकिन जिनके अंदर वेरिएशन नहीं हुई टेम्परेचर के लिए, वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। तो वेरिएशंस के लिए, वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? वेरिएशन इज़ यूज़फुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, ठीक है, इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? देखो ये वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इज़ देन यूज़फुल फॉर सर्वाइवल फॉर सम ओवर टाइम, ठीक है। तो कुछ वेरिएशंस क्यों होते हैं? जाकि हम बेटर सर्वाइव कर सके, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो ये थ्योरी भी है ना, है ना, वेरिएशंस आती हैं। अब मोड ऑफ रिप्रोड्यूस यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। देखो सिंगल ऑर्गेनिज्म और मल्टी ऑर्गेनिज्म के रिप्रोड्यूस होने में, यानी कि उनके डीएनए के रेप्लिकेशन में डिफरेंसेस होती हैं। अगर आप सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें इतनी ज़्यादा खास वेरिएशंस हमें देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेगी टेम्परेचर के लिए, ठीक है। तो ये ईस्ट ग्रुप की थी आपने फर्स्ट केस में, एंड माउल्ट ग्रो इन द सेकेंड, ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहला देखो, हम पहले क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखना, सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है हमारा फिजन, ठीक है। इनमें कोई ऐसा नहीं होगा, इनमें सिर्फ डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, कोई ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं होगी। अब ये समझ आया कैसे वेरिएशंस क्यों ज़रूरी है भाई हमारे उसमें लिविंग के लिए, ठीक है, जिससे कि वो इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पाए, है ना, उसके लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इनमें क्या इम्पोर्टेंट है ना, अगर आप पूछो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो इनके एग्जाम्पल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं एग्जाम्पल सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। किसकी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। सेल डिवीज़न होता है, बता दिया। फिजन होता है टूटना, मतलब, ठीक है, और क्रिएट करते हैं न्यू इंडिविजुअल को। अब से ये ज़्यादा डार्क हो रहा था। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेल डिवाइड करती है, फिजन होती है, क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है।
किस में होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाइनरी फिजन होगा आपका अमीबा में, बाइनरी फिजन होगा आपका लेशमानिया में। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्पल्स। आपसे पूछा जाएगा कि बाइनरी फिजन किस में होता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। कैसे होता है, देखो ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस ग्रो करने लगा, ग्रो करने के बाद इनके क्रोमोसोम डिवाइड हो गए, क्रोमोसोम डिवाइड होने के बाद इनमें सेल डिवाइड हो गई, ऐसे 2 बन गए, फिर ऐसे ही ये डिवाइड होके आगे बनाएंगे, ऐसे ही ये डिवाइड होके आगे बनाएंगे। समझ आ गया? तो मतलब ये वाला थोड़ा इजी पार्ट है, ठीक है। जैसे कि फिजन बाय ऑब्जर्व मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, किस में देखा जाता है फिजन, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। कैसे डिवाइड होते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं 2 इक्वल में। देखो आप देख रहे होंगे स्प्लिट हो गए हैं 2 इक्वल में, हाँ दोनों बिल्कुल इक्वल होते हैं। और ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, सेल का भी तो डिवीज़न हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि आपका न्यूक्लियस हुआ, देखो आपकी सेल भी डिवाइड कर रही है, ठीक है, सेल भी डिवाइड हो रही है। अमीबा की बात कर रहे हैं जिसमें 2 सेल डिवाइड कर देती हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको आप बोलते हो लेशमानिया, यानी कि काला अजहर। कॉमन नेम भी बोल सकते हैं और आपको वैसा नेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो ये इस टाइप का होता है, इसमें एक सबसे पहले देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ग्रो किया, ग्रो करने के बाद ग्रो करने के बाद देखो ये डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, ये इसकी जो एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है, एक सेल है 2 सेल में डिवाइड हो गई, है ना। जो विप लाइक स्ट्रक्चर है 1 ऑफ द सेल, ठीक है। सबसे फिर हम देखेंगे मल्टीपल डिविजन्स, है ना, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, यानी कि एक ही सेल में मल्टीपल डिवीजन हुए जा रहे हैं लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रही है। प्लाज्मोडियम डिवाइड इन मैनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली, यानी कि वन अगेन मतलब एक के बाद एक वो डिवाइड नहीं करती है ना। ईस्ट भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जिसमें स्मॉल बर्ड्स सेपरेट फ्रॉम ग्रो एंड सीन द एक्टिविटी 7.1, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल्स थे। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन के द्वारा होता है, फिजन के 3 एग्जाम्पल है। बाइनरी फिजन आपका अमीबा में हो गया, बाइनरी फिजन आपका लेशमानिया में हो गया, मल्टीपल फिजन आपका प्लाज्मोडियम में आ गया। सेकंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, सेकंड एग्जाम्पल है आपका फ्रेगमेंटेशन। किसकी बात करेंगे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। चलिए फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विल रिलेटेड सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यानी कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल बॉडी ऑर्गेनिज्म में भी काम आता है। रिप्रोडक्शन मेथड है सबसे पहले स्पायरोगाइरा, जो कि ब्रेक हो जाती है स्मॉल पीस में अपॉन मैचुरेशन, जब वो ग्रो करती हैं, जो उसके पीस हैं वो फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं ना, हाँ। फ्रेगमेंटेशन का मतलब जानो, जैसे मान लो ये कोई है स्पायरोगाइरा, ठीक है, मान लीजिए ऐसे हैं स्पायरोगाइरा, तो ये स्मॉल पीसेज में अगर फ्रेगमेंट होके नीचे ग्रो कर गई, तो ये जो ये टूट के इसमें से फ्रेगमेंट ये रहा है, ये भी खुद एक नया स्पायरोगाइरा का प्लांट बना लेगा, है ना, स्पायरोगाइरा बना लेगा, ठीक है, ये बात है। तो न्यू इंडिविजुअल बना लेगा, ठीक है, मतलब फ्रेगमेंट होके टूट जाना, फिर उस फ्रेगमेंट का फिर से ग्रो कर जाना, ठीक है। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर ये सिर्फ वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में थोड़ी है ना। और सोच के देखो, ये आप हो, ये आपका हैंड है, नीचे गिर जाए तो हैंड से थोड़ी आप फिर से ग्रो कर सकते हो, नहीं ना, हाँ। तो ये सिंगल सेलुलर, दे कैन नॉट सिंपल डिवाइड बाय सेल, द रीजन ऑफ मैनी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म वी सी नॉट सिंपल अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल, रैंडमली कलेक्शन होती है। स्पेशल सेल आर, जो सेल है वो मतलब सेल एक स्पेशल वर्क के लिए क्या फॉर्म कर लेती है, आपका टिश्यू, क्या फॉर्म कर लेती है, टिश्यू, और जो टिश्यू है वो ऑर्गन फॉर्म करते हैं, और ऑर्गन से आपकी बॉडी, ऑर्गन डिफरेंट प्लेस पे जाके आपकी बॉडी को फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। इन द केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन सेल टू सेल डिवीजन मस्ट बी इम्प्रैक्टिकल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नीड टू, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ना
रिप्रोडक्शन वाला बहुत ही मतलब उसके डीएनए का रेप्लिकेशन मान लो, या फिर आप डीएनए का मतलब एक सेल से न्यू सेल्स में बनने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है, जिसको माइटोसिस मियोसिस के नाम से जानते हैं, सेल का डिवीज़न। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो सेल का डिवीज़न है जिसको आप रिप्रोडक्शन बोल रहे हो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स वे से होता है। एक बेसिक स्ट्रेंथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है कि जो सेल है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन में हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन में परफॉर्म कर लेती हैं। देखो अब तक हमने जो भी पढ़ा, ये जैसे आप लेशमानिया ले लीजिए, अमीबा ले लीजिए, या प्लाज्मोडियम ले लीजिए, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, एक सेल है ग्रो कर रही थी। लेकिन हम ये बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं देखे जाता, उसमें जो प्रोसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, क्यों होती है मल्टी सेलुलर में? क्योंकि वो एक स्पेशल फंक्शन करती हैं, एक स्पेशल फंक्शन। जैसे कि मान लो आपका सेल है, ये बहुत सारी सेल ने मिलकर एक टिश्यू बना लिया, टिश्यू ने मिलकर एक ऑर्गन बनाया जिसे आप बोल रहे हो हार्ट। ये हार्ट क्या वर्क कर रहा है, ठीक है, इसी टाइप से बहुत डिफरेंट तरह की सेल्स ने मिलकर डिफरेंट ऑर्गन बना लिया। तो इस टाइप का वर्क हो रहा है आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके इस टाइप का वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए वहाँ की प्रोसेस भी ईजी है। ओके, अब समझ में आया कि सिंगल सेल की प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों ईजी है। डीएनए का रेप्लिकेशन मान लो क्यों ईजी है वो, है ना। द आंसर इज देयरफॉर मेकिंग single cell type of organism capable to growing prolifications to making other cell type under the right circumstance। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, दोबारा से जनरेट करना। ठीक है ना, एबिलिटी टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बॉडी पार्ट, यानी कि उसके बॉडी पार्ट में से कोई भी बॉडी पार्ट से कोई भी उसका बॉडी पार्ट होगा तो उसके पास, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको आप बोलते हो प्लेनेरिया। ठीक है, अभी हाँ ये रहा है, नेक्स्ट पेज पे है, तो चलो इसी पे समझ लेंगे। प्लेनेरिया के क्या है कि अगर आप उसको उसके बॉडी पार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, तो वो 8 ही नई न्यू प्लेनेरिया जनरेट कर लेगा, है ना, वो कभी मरता भी नहीं। ठीक है, ब्रोकन अप इनटू मैनी पीसेस, और जो मैनी पीसेस है ग्रो कर सकते हैं सेपरेट इंडिविजुअल। समझ आया, यानी कि हाँ, सिंपल एनिमल की बात करें हाइड्रिया और प्लेनेरिया, कट इनटू मैनी पीस, ईच पीस ग्रो इनटू अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है कि आपके ऑटो रीजनरेशन की पावर किस में पाई जाती है, प्लेनेरिया में। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, कैरी आउट स्पेशल सेल्स, द सेल प्रोलिफरिंग मैनी लार्ज नंबर ऑफ सेल एंड द फाइंड द मास ऑफ सेल, डिफरेंट सेल अंडरगो चेंज। ठीक है, देखो ये है आपका प्लेनेरिया। ठीक है, इसको आपने 3 पार्ट में आपने डिवाइड कर, यानी कि एक टाइप से अमर ही होते हैं, कभी मरते नहीं हैं, है ना, क्योंकि हर पार्ट तो इनका फिर से ग्रो कर पा रहा है। देखो है ना, कितनी जल्दी ग्रो किया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बडिंग। क्या पढ़ेंगे, बडिंग। बडिंग का मतलब क्या, बडिंग किसमें हाँ, इनके एग्जाम्पल अगेन इम्पोर्टेंट है। रीजनरेशन प्लेनेरिया में, फ्रेगमेंटेशन किस में पाई जाती है, जल्दी बताओ, स्पाइरोगायरा में पाई जा रही है। और आपका ये फिजन किस में पाया जा रहा है, ये है ना, तो इनके एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बडिंग हाइड्रा में पाई जा रही है। सबसे पहले तो एग्जाम्पल याद कर लो, ये पर्टिकुलर प्रोसेस किस में पाया जा रहा है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इज़ अ प्रोसेस ऑफ बडिंग, जैसे कि हाइड्रा में एक बड निकल आता है यहाँ से और वो फिर ग्रो करने लगता है इस टाइप से, और फिर ये सेपरेट हो जाता है और सेपरेट इंडिविजुअल आपका बना लेगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बडिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, बडिंग किस में होती है, हाइड्रा में, ये बात याद रख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, देखो
छोड़ो। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या है, किसी भी प्लांट की रूट, स्टेम, लीफ को डेवलप कर देना न्यू प्लांट में, है ना, और उसको अप्रोप्रिएट कंडीशन देकर। प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ डेवलप हो जाते हैं न्यू प्लांट में अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। लाइक इन मोस्ट एनिमल, प्लांट कैन इंस्टेड ऑफ द सम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस property of vegetative propagation is used to method laying, grafting to grow many plant like sugar cane में, रोज़ में आप उसकी मान लीजिए आपका रोज़ है, ये आपका रोज़ का प्लांट है, आपने क्या किया यहाँ से एक, इसको कलम भी बोलते हैं ना, कलम ली, उसको ग्रो कर लिया, फिर वो ग्रो कर जाती हैं, करती है कि नहीं करती, हाँ। तो यही तो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे पढ़िए, ठीक है। प्लांट रेज वेजिटेटिव कैन बी बियर, फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट भी आते हैं, ठीक है, और सीड भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और यही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपोगेट करता है बनाना, ऑरेंज, रोज़, जैस्मीन में भी। लेकिन ये लॉस्ट कर देते हैं अपनी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, है ना, तो ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर पा सकते। जैसे आपने देखा होगा ये लीफ है ब्राइसोफाइलम विद बड्स, ठीक है, ये लीफ है ब्राइसोफाइलम विद बड्स। इसमें क्या होता है, ये लीव्स है ना, लीव्स पे छोटी छोटी बड्स ग्रो करने लगती हैं, उनकी रूट भी होती हैं। अगर आपने इस इंडिविजुअल को अलग कर लिया और डिफरेंट प्लेस पे अगर आपने अप्रोप्रिएट कंडीशन देके इसको ग्रो कर लिया, तो ये ग्रो कर दे जाएगा सॉइल में और डेवलप कर देगा न्यू प्लांट्स को, ठीक है। फिर अब टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। रिमूव करते हैं, चलो मैं ही एक बार बता देती हूँ। टिश्यू कल्चर क्या होता है, आप रिमूव करते हो टिश्यू को, सेपरेट करते हो सेल से ग्रोइंग प्लांट की, और जो ये सेल है इसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हो, डिवाइड करते हो, और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल कैलस, और जो कैलस है वो ट्रांसफ़र कर देते हो अनदर मीडियम में कंटेन हार्मोन ऑफ ग्रोथ। आपको पता है ना, प्लांट को ग्रो करने के लिए हार्मोन चाहिए होते हैं, है ना। द प्लांटेड एंड प्लेस इन द सॉइल, फिर इसको सॉइल में करके ये मैच्योर प्लांट्स में हो जाता है। टिश्यू कल्चर यूज़ होता है जिसमें हमारे पास काफ़ी ही थोड़ा सा अमाउंट बचा हो आपके प्लांट को ग्रो करने के लिए, है ना। आपके पास रूट भी ना हो, आपके पास कुछ ना हो, बस अगर आपके पास उसका एक सेल भी है ना, तो भी आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। ये सब के बाद अब हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, समझ ही गए होंगे। स्पोर फॉर्मेशन यानी कि स्पोर फॉर्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्पोर फॉर्म इन राइजोपस, इस टाइप से स्पोर फॉर्म होते हैं, ये फ्रेगमेंट होकर टूट जाते हैं, फिर न्यू इंडिविजुअल आपका बन जाता है। सबसे पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके पाए जाते हैं, स्पेशल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेवलप ब्रेड वगैरह पे जो होता है ना, उसको राइजोपियम फंगी बोलते हैं, ठीक है। हाइफी जो होते हैं ना, ब्रेड मोल्ड पे राइजोपस के ग्रो कर देते हैं, हाइफी फंगी का पार्ट होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, और जो ये है स्पोर डेवलप कर लेते हैं राइजोबियम इंडिविजुअल, फिर ये और राइजोबियम को बना लेंगे। इस टाइप से स्पोर फॉर्मेशन आपकी चलती है। और जो ये सारे मेथड हैं इनको बोलोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझ में आया इसमें से क्या इंपॉर्टेंट था, इनका एग्जाम्पल याद कर लेना। बडिंग आपकी किस में पाई जा रही है, फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है, फिजन आपका किस में पाया जाता है, और बाइनरी फिजन इन अमीबा, बाइनरी फिजन इन लेशमानिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। कल हम प्लांट्स का ही एक सेक्शन कवर करेंगे, फिर एनिमल्स में, ठीक है। आई होप